फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। और हम एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। मानव जनन या जीवों में जनन या जो हमारी रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जितने टॉपिक हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने कई सारी बायोलॉजी की वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई हैं, उनको आप देखना। जो मैंने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई थी उसी के आधार पर हम नई यूनिट को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जीवों में जनन। देखो, जीवों में जनन यानी कि जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, ठीक, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेंगे कि जनन का वास्तविक मतलब क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपनी जैसी संतति या संतानें उत्पन्न करते हैं या अपनी जैसी आनुवांशिक प्रतिलिपियां उत्पन्न करते हैं तो उसको उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, या उस क्रिया को हम जनन बोलते हैं। ठीक है, अब जनन को समझने से पहले सबसे पहले जब से पृथ्वी पर जीव या जंतु का विकास हुआ है तो जनन की प्रक्रिया शुरू हुई। देखो, जीव जनन क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। एक तो अपनी जाति की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए, और जीव है उसको उस जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, या हमारे जो जीव है वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। बेसिकली जो मीन्स है जनन का वो यही है कि हम अपने आनुवांशिक प्रतिलिपियों के समान या अपने समान संततियां उत्पन्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब देखो, जनन का जो पूरा एक प्रोसेस है उसे हम लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र। जीवन चक्र। अब जीवन चक्र में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीवों में जनन होता है। जीवों में जनन होता है और जनन के बाद में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब विकास होता है उनका या उनकी ग्रोथ होती है। बेसिकली वृद्धि का मतलब क्या, किससे है, ग्रोथ से है। ठीक है, और ग्रोथ उसके बाद में हम क्या, वृद्धि जब होती है तो फिर हम क्या करते हैं, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। परिपक्व अवस्था, और परिपक्व अवस्था के बाद हम क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। और उसके बाद में जनन करने के बाद जो परिपक्व अवस्था है उसमें ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ऊर्जा का क्षय होने लगता है और मनुष्य या जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मनुष्य किसको प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को। तो इस प्रकार का जो ये सर्कल है वो क्या कहलाता है हमारा, वो जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहलाता है। इसको बेसिकली आप इस नजरिए से देख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं, आगे देख लेते हैं कि जो जनन की प्रक्रिया है वो क्या है। जनन का उद्देश्य क्या होता है हमारा, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, और बेसिकली जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी या अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब देख लेंगे कि जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो, जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। जनन हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। एक होता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब देख लेंगे लैंगिक जनन कौन सा होता है। इनकी खास बात है कि जब दो जीव माता और पिता के आधार पर हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि मेल और फीमेल के आधार पर दो जीव जब आपस में संयोग करके या संयोग के द्वारा अपने जैसी या अपने समान संततियां उत्पन्न करती हैं, अपने समान जीवों को जन्म देती हैं या अपनी समान प्रतिलिपियों को उत्पन्न करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। लेकिन जब उसमें दो जीव भाग लेते हो, यानी कि मातृ जीव और पितृ जीव,
यानी कि मेल और फीमेल से हमारा मतलब है जब दो जीव आपस में संयोग करते हैं या उनकी क्रिया से, उनकी संयोग से जो नई संतान उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, अगर जो लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, मनुष्य या जीव जंतु या जानवरों में होता है तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन लैंगिक जनन अगर जो पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधों में, तो उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसको हम परागकण, परागण की जो क्रिया होती है, स्वपरागण पर परागण वाली क्रिया हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और देख लेंगे लैंगिक जनन से संबंधित। लैंगिक जनन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, या संपूर्ण क्रिया, उसको 3 चरणों में हम स्टडी करते हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तीन चरणों। ये 3 चरण कौन से होते हैं? एक तो होता है निषेचन, निषेचन। ठीक है, एक होता है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की जो आपकी एक्टिविटी होती है निषेचन की, इससे पहले जब युग्मक या युग्म नजों का जो बनना, जो क्रिया होती है, जो युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं, घटनाएं। ठीक है, और जो निषेचन यानी कि संयोजन या फर्टिलाइजेशन के बाद में जो थर्ड आपकी क्रिया होती है, उसको, उन क्रियाओं को हम जितने भी स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे युग्मोद्भिद होगा या भ्रूण भ्रूणोद्भव होगा और भ्रूण का विकास, भ्रूण कोश का विकास, ये सारी चीजें जो होती है वो किस में आ जाती है? निषेचन पश्च घटनाओं में आ जाती है। ठीक है, तो हम ये लैंगिक जनन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं, यानी कि उस पूरी संपूर्ण क्रिया को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। निषेचन, निषेचन से पूर्व घटनाएं और निषेचन से पश्च घटनाएं, यानी निषेचन से बाद की जो घटनाएं जब तक हमारा नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन में। अब आप देख लेंगे थोड़ा अलैंगिक जनन के बारे में देख लेंगे। ठीक, अलैंगिक और लैंगिक जनन जब हम किसी भी एक टॉपिक को लेंगे तो उसके बारे में पूरा बताएंगे। आज हमारा जो बेसिकली उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो हमारा अलैंगिक जनन को समझाना है। तब अलैंगिक जनन समझ में आ जाएगा, उसके बाद में हम लैंगिक जनन को समझाएंगे कि किस प्रकार से जीवों में होता है। पहले नॉर्मली पेड़ पौधों में आप देख लेंगे, क्योंकि उसमें कई प्रकार से होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार है आपका लैंगिक जनन का। ठीक है, तो अलैंगिक जनन को आप देख लेंगे। जब आप कई प्रकार के जनन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, देख लेंगे, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, देख लेंगे जो लैंगिक जनन के लक्षण है, इसमें क्या होता है? एक तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है जब एकल जीव या एक ही जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है या अपने समान संततियां उत्पन्न करता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, और लैंगिक जनन को हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम सिंगल रिप्रोडक्शन या इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि व्यक्तिगत जो जनन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की खास बात यह होती है, इनके लक्षणों के बारे में थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे आप। इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम 2 जीव भाग लेते हैं। इस लैंगिक जनन में कम से कम 2 जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें निषेचन की घटना होती है, इसमें निषेचन की घटना नहीं होती। इसमें अलैंगिक जनन में गुणसूत्र, संरचना और जो जीन्स हैं वो क्या रहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या, जीन्स
और व्यक्ति की जो संरचना है वो क्या होती है, बदलती रहती है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये जो लैंगिक जनन का है ये आपका क्या है, बहुत तीव्र प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से इसमें देखो, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता। तो ये इनके लक्षण कह सकते हैं, या नॉर्मली इनको अंतर के रूप में भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि इस प्रकार का इसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब आप देख लेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को आप देख लेंगे, मैं इसको पूरा डिस्कस करता हूं और आशा करता हूं कि सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, या जो भी हमारी जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल के द्वारा, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हम उसी के आधार पर आपको उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब आप देख लेंगे अलैंगिक जनन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिंगल रिप्रोडक्शन या इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के नाम से आप इसको जानेंगे। ये आपका 9 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 9 प्रकार का। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट पे हमारा होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन जनन। ठीक है, तो जो आपका द्विविभाजन जनन है इसको आप देख लेंगे तो ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। देखो, बहुत इजीली आप समझते चलेंगे। मैं नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से इनको डिस्कस करूंगा, और जो भी जैसे द्विविभाजन है तो द्विविभाजन आपका 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है आपका सरल। कैसा होता है, सरल, यानी कि सिंपल द्विविभाजन। अभी मैं समझाऊंगा इसको सारी बात को। एक होता है आपका अनुप्रस्थ, और एक होता है आपका लंबवत। लंबवत द्विविभाजन। देखो, द्विविभाजन से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अलैंगिक जनन सिर्फ एक जीव के द्वारा होगा, तो इसी इसी वजह से ये कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे द्विविभाजन होता है, द्विविभाजन का मतलब, द्वि मतलब 2, विभाजन मतलब 2 भागों में विभाजन या अलग होना, या 2 भागों में बंटने को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली द्विविभाजन बोलते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। तो सरल द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन और लंबवत द्विविभाजन। देखो, सरल तो होता है आपका अमीबा में, इसमें होता है अमीबा में। ठीक है, और अनुप्रस्थ होता है आपका पैरामीशियम में। पैरामीशियम में होता है, और लंबवत होता है आपका युगलिना में। युगलिना में आपका क्या होगा, लंबवत द्विविभाजन होता है। अब इसको देख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनको समझाता हूँ। सरल, जैसे हमारे पास क्या है, अमीबा है, तो अमीबा की बच्चों कोई भी संरचना नहीं होती। ये एक प्रकार का एक कोष के जीव माना जाता है। एक कोष के मतलब जिसमें सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें एक आपका केंद्रक होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये अमीबा होता है। तो जब ये द्विविभाजन होता है तो इसके केंद्रक में धीरे धीरे, जब ये परिपक्व अवस्था में जाता है तो धीरे धीरे वो, इसका जो केंद्रक है ये 2 भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 2 भागों में डिवाइड होगा तो एक स्वतंत्र जीव के रूप में ये क्या कर जाता है, फिर गमन कर जाता है और अपना जनन कर लेता है, नई संतति उत्पन्न कर देता है। देखो, ये इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, जब परिपक्व अवस्था में जाएगा तो उसका ये धीरे धीरे डिवाइड होता चला जाता है। ऐसा नहीं एकदम से मैंने यहाँ बनाया सेकंड स्टेज में, पर सेकंड स्टेज में इतना नहीं होता। ठीक है, बहुत हल्का हल्का होता चला जाता है। और थर्ड स्टेज में आपका मैं इस प्रकार से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग केंद्रक के रूप में डिवाइड हो जाता है। और फोर्थ स्टेप में ये क्या होगा, 2 नई संततियों के रूप में टूट जाता है। ये इसका केंद्रक है इस प्रकार से। तो ये फोर्थ स्टेप है आपकी। ए और बी, ये 2 प्रकार की क्या है, नई संततियों का निर्माण करता है इस प्रकार से। पहले इसका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड होगा और धीरे धीरे इस प्रकार से डिवाइड होता चला जाएगा। और इसमें अमीबा की कभी भी मृत्यु नहीं होती।
अमीबा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ये उसी बॉडी को नए जीवों में परिवर्तित हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ना तो आपको माता की आवश्यकता पड़ती है ना ही पिता की। बेसिकली ये जो जीव होते हैं ये एक कोष के, या इन्हीं को हम मातृ जीव बोल सकते हैं, क्योंकि जो जनन करने की क्षमता होती है वो मातृ कोशिका में या जो मातृ जीव होता है उसी में होती है, तो आप इसको भी मातृ जीव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, सरल द्विविभाजन हो जाता है। इस प्रकार से केंद्रक में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो में जो भी एक एक बात कही जा रही है उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे और वीडियो को बिल्कुल केयरफुली आप देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम बेसिकली आपका कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें जो केंद्रक होता है वो अनुप्रस्थ दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ये ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे, इस प्रकार से। तो ये भी दो केंद्रक हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है, बिल्कुल अपने अलग स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसमें होता है, तो इसमें भी केंद्रक दो भागों में बटा, तो इसी ये किसका भाग है, द्विविभाजन का भाग है। ठीक है, तो ये आपका किसमें होता है, पैरामीशियम में। तीसरा देख लेंगे लंबवत। लंबवत वाला कैसा होता है, ठीक है, लंबवत द्विविभाजन में युगलीना में होता है। युगलीना तुम्हारा इस प्रकार का जीव होता है बच्चों, इस प्रकार से, और इसमें एक इस प्रकार से ऊपर को एक भाग सा निकला हुआ होता है, इस प्रकार का युगलीना होता है। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से दो भागों में आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है इस तरह से, और धीरे धीरे क्या कर लेता है, स्वतंत्र जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो द्विविभाजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लंबवत द्विविभाजन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ बहुत। तो इसी में भी ये इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, बहुत केंद्रक होता है, ये भी दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है इस प्रकार से, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग स्वतंत्र जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, लंबवत द्विविभाजन कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 देख लेंगे।